हाय एवरीवन। हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि आर एक्स एक्स टाउ का मैग्नीट्यूड आर एक्स एक्स ज़ीरो से कम होता है, और हमने पिछले लेक्चर में रियल केस का कॉम्प्लेक्स केस से शुरू किया था, पर रियल केस का प्रूफ दे दिया था कि रियल केस का प्रूफ कॉम्प्लेक्स केस से थोड़ा सा आसान है, और हमने रियल केस का प्रूफ दे दिया था। कॉम्प्लेक्स केस का प्रूफ हमने इस लेक्चर के लिए डेफर कर दिया था कि हम कॉम्प्लेक्स केस को इस लेक्चर में देखेंगे। तो अब हम बिना देर किए कॉम्प्लेक्स केस के प्रूफ में जाते हैं। जैसा कि हमने रियल केस में कहा था, एक्स टी नॉट एक है आर एक्स एक्स टाउ वैल्यू ऑफ एक्स टी एक्स कॉन्जुगेट टी माइनस टाउ हर टाउ के लिए एक कांस्टेंट होगा, हर टाउ के लिए एक कांस्टेंट होगा, और एक्स टी माइनस टी नॉट माइनस टाउ भी एक है। तब मैं ये देख सकता हूँ कि अब यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि एक्स टी नॉट माइनस आर एक्स एक्स टाउ डिवाइडेड बाय ज़ीरो ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। और अब जैसा हमने पिछली बार किया था वैसे ही करेंगे कि इसलिए वेरिएंस ऑफ एक्स टी नॉट माइनस आर एक्स एक्स टाउ ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी नॉट माइनस ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि प्लस टाउ टाउ बाई, ये तो रियल वैल्यू, ये हम दिखा चुके हैं कि ये रियल वैल्यूड होगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ये ये, और इसे मैं लिख सकता हूँ
आर एक्स एक्स ज़ीरो रियल वैल्यूड है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इसीलिए, या अगर हमने पहले प्रूव नहीं भी किया है तो ये प्रूव करना आसान है, तो इसीलिए मैं उसके प्रूफ में नहीं जाऊंगा। ये कॉम्प्लेक्स केस के लिए प्रूफ हो गया। तो कॉम्प्लेक्स केस का प्रूफ रियल केस के प्रूफ से ज़्यादा अलग नहीं था, पर फिर भी उसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत थी जो हमने कर ली। तो ये, और वाइटसन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस के लिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की तीसरी प्रॉपर्टी, वाइटसन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस के लिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की तीसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर आर एक्स एक्स टी नॉट आर एक्स एक्स के बराबर है, तब आर एक्स एक्स के टी नॉट भी आर एक्स एक्स ज़ीरो होगा, या आर एक्स एक्स टाउ पीरियड टी नॉट से पीरियोडिक होगा, या आर एक्स एक्स टाउ पीरियड टी नॉट से पीरियोडिक होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये, अब अगर मैं इसमें पीरियोडिक शिफ्ट्स दूंगा, तब यहाँ पर दोनों तरफ टी नॉट ऐड करके और थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके मैं दिखा सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी सच है। अब अगली प्रॉपर्टी रैंडम प्रोसेसेस की जो आती है वो है, पांचवी प्रॉपर्टी है एर्गोडिसिटी। अब किसी रैंडम प्रोसेस xt के लिए किसी रैंडम प्रोसेस xt के लिए xt नॉट एक रैंडम वेरिएबल होता है। अब क्योंकि xt के लिए xt नॉट एक रैंडम वेरिएबल होता है, तो g ऑफ x टी नॉट, जो कि इस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है, भी एक g ऑफ x टी नॉट भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। अब होगा gx ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx टी नॉट, इसे g ऑफ x t की ensemble
ये फ्रेंच वर्ड है ensemble, ये ensemble नहीं बोलते, ensemble बोलते हैं हम, कि ensemble एवरेज कहा जाता है, इसे इसकी ensemble एवरेज कहा जाता है। और अगर xt और g ऑफ xt वाइड्स एंड स्टेशनरी हैं, अगर xt और बाय एक्सटेंशन g ऑफ xt, तब g ऑफ xt नॉट टी नॉट का फंक्शन ना होकर एक कांस्टेंट होगा। तब g ऑफ एक्स टी नॉट का फंक्शन ना होकर एक कांस्टेंट होगा। अब एक रैंडम प्रोसेस की दूसरी डेफिनेशन से, एक रैंडम प्रोसेस की दूसरी डेफिनेशन से, दूसरी डेफिनेशन मतलब एक्स टी ओमेगा आई को मैं एक्स आई टी लिख सकता हूँ। ये एक्स आई टी एक ये एक्स आई टी एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन होगा। अब एक्स ऑफ टी ओमेगा आई को मैं डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन से की तरह लिख सकता हूँ, और जी ऑफ एक्स टी ओमेगा आई भी टाइम का एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन ही होगा, जिसे मैं जी ऑफ एक्स आई टी लिख सकता हूँ। और इसी सब में मैं जी एक्स ओवर आई को डिफाइन कर सकता हूँ। ये डेफिनेशन है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल टी बाई टू से टी बाई टू जी एक्स आई ऑफ टी डी टी, यानी कि जी एक्स ऑफ आई जी एक्स आई ऑफ टी या फिर जी की टाइम एवरेज है। जी एक्स आई टी इसकी टाइम एवरेज है। आप ये देख सकते हैं कि ये सॉरी 1/t, यहाँ पर ये 1/t रह गया था, कि ये इसे टाइम पर एवरेज करने के बाद, जो कि हम फंक्शंस के सेंस में एवरेज वैल्यू यूज़ करते हैं, ये इसकी टाइम एवरेज कहलाती है। और टी टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी से, इफेक्टिवली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। अब एक वाइटसन स्टेशनरी प्रोसेस एक्स टी, अब हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। हमने एक रैंडम प्रोसेस की दो की एवरेज को दो तरह से डिफाइन किया। हमने एक रैंडम प्रोसेस की एवरेज को दो तरह से डिफाइन किया है। एक एन्सेम्बल एवरेज जो कि टाइम का फंक्शन है, और ये होगी जो कि टाइम का फंक्शन है और एक्स
T0x रैंडम प्रोसेस x t का टाइम t0 पर वैल्यू x के आसपास एक वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। एक्स टी नॉट की वैल्यू एक्सप्रेस के आसपास एक वैल्यू लेने की एक फंक्शन है, ये यानी कि ये टाइम टी नॉट का फंक्शन है और उस रैंडम प्रोसेस एक्स टी के सभी सैंपल फंक्शंस या सैंपल स्पेस के सभी आउटकम्स पर एक एवरेज है, या सैंपल स्पेस के सभी आउटकम्स पर एक एवरेज है। ये एंसेंबल एवरेज हो गया। दूसरा हुआ टाइम एवरेज। ये सैंपल स्पेस के केवल एक आउटकम या रैंडम प्रोसेस के एक रियलाइजेशन, या आप इसे सैंपल स्पेस का एक आउटकम कह सकते हैं, रैंडम प्रोसेस का एक रियलाइजेशन कह सकते हैं, केवल एक आउटकम या रैंडम प्रोसेस के एक रियलाइजेशन, या ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, सैंपल फंक्शन या सैंपल फंक्शन। मतलब कि ये उस रैंडम प्रोसेस की रियलाइजेशन का एक फंक्शन है। मतलब कि उस रैंडम प्रोसेस की रियलाइजेशन का एक फंक्शन है। ये टाइम पर एवरेज्ड है। ये टाइम पर एवरेज है, मतलब ये टाइम का फंक्शन नहीं है। ये टाइम पर एवरेज है, ये मतलब कि ये टाइम का फंक्शन नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ते हुए अब एक वाइड्सन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस के केस में एक वाइड्सन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस xt इसमें gxt कांस्टेंट होगा, gxt कांस्टेंट होगा। और एक वाइड्सन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस को हम एर्गोडिक बोलते हैं। एक वाइड्सन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस को हम एर्गोडिक बोलते हैं जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gxt इक्वल्स mu g इक्वल्स gxi फॉर ऑल i, या सीधी भाषा में एक वाइड्सन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस एर्गोडिक कहलाता है
जब उसके सभी फंक्शंस की बल एवरेज, सभी रियलाइजेशंस में उसी फंक्शन की टाइम एवरेज के बराबर आए, उसकी एन्सेम्बल एवरेज सभी रियलाइजेशन में उसकी टाइम एवरेज के बराबर आए, तब वो रैंडम प्रोसेस एर्गोटिक कहलाएगा। सभी रियलाइजेशन मतलब फॉर ऑल ओमेगा आई इन ओमेगा जी एक्स ऑफ आई इक्वल्स जी अब एक रैंडम प्रोसेस xt जिसका ith सैंपल फंक्शन xit है, उसका ith सैंपल फंक्शन xit है, अगर हम उसकी टाइम एवरेज एनर्जी बात करें, अगर हम उसकी टाइम एवरेज एनर्जी की बात करें तो वो होगी इन्फिनिटी xi स्क्वायर टी टी टी, इसे मैं लिख सकता हूँ। ये इसकी टाइम एवरेज एनर्जी होगी। और अब अगर xt एर्गोडिक है तब EI इक्वल बट g ऑफ xi हुआ xi स्क्वायर मतलब या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड मतलब ये कि ये टाइम एवरेज है और इसकी एन्सेम्बल एवरेज होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xt स्क्वायर इक्वल्स मतलब अगर xt एर्गोडिक है तब उसकी हर रियलाइजेशन के लिए RxX0 बराबर होगा EI। अगर xt एर्गोडिक है और उसकी हर रियलाइजेशन एक एनर्जी सिग्नल है, दो बातें ध्यान रखनी है। अगर xi एर्गोडिक है और उसकी हर रियलाइजेशन एक एनर्जी सिग्नल है तब उसकी हर रियलाइजेशन के लिए RxX0 उसका ऑटो कोरिलेशन लैग 0 पर उसकी एनर्जी के बराबर होगा 1। अब अगर xi एक पावर सिग्नल है और xt EI ये कैसे होगा ये मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये उतना आसान नहीं है। तो
ये उसका पावर है। तो अब हमने एक रैंडम प्रोसेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर ली हैं। अब जैसे हम एक रैंडम वेरिएबल से 2 रैंडम वेरिएबल्स पर गए थे, वैसे ही हम एक रैंडम प्रोसेस से एक से ज़्यादा रैंडम प्रोसेस पर जाएंगे। लेकिन हम जैसे हम एक रैंडम वेरिएबल से 2 रैंडम वेरिएबल्स, उससे मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स, उससे रैंडम वेक्टर्स, उससे रैंडम सीक्वेंसेस, उससे रैंडम प्रोसेस पर आए थे, तो रैंडम प्रोसेस में हम इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। हमारा इस डिस्कशन में हमारा आखिरी पड़ाव, नंबर ऑफ रैंडम प्रोसेस में आखिरी पड़ाव होगा सिर्फ 2 रैंडम प्रोसेस, रैंडम प्रोसेसेस XT और YT, 2 रैंडम प्रोसेसेस XT और YT, और हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो हम 2 रैंडम प्रोसेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। पहली है 2 रैंडम प्रोसेसेस XT और YT को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। 2 रैंडम प्रोसेसेस XT और YT को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं जब सभी T1 और T2 के लिए रैंडम वेरिएबल्स XT1 और YT2 भी जब सभी T1 और T2 के लिए रैंडम वेरिएबल्स XT1 और YT2 भी इंडिपेंडेंट हो। मतलब fx T1 YT2 equals x T1 x f y T2 y सभी T1 और T2 के लिए। जब ये सभी T1 और T2 के लिए सच हो, तब हम रैंडम वेरिएबल्स x और y को इंडिपेंडेंट कहते हैं। एक दूसरा, 2 रैंडम प्रोसेसेस XT और YT का क्रॉस कोरिलेशन T2 RXY T1 T2 हम डिफाइन करते हैं। 2 रैंडम वेरिएबल्स XT और YT का क्रॉस कोरिलेशन हम डिफाइन करते हैं। RXY T1 T2 RXY T1 T2 equals expected value of X T1 Y conjugate T2। ये यहाँ पर सिर्फ इतना ही कि RXY T1 T2 ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और 2 रैंडम प्रोसेसेस XT और YT का क्रॉस कोवेरियंस होगा सिग्मा XY T1 T2 equals expected value of X T1 Y conjugate T2 minus X T1 Y। ये अब 2 रैंडम प्रोसेसेस को हम जॉइंटली वाइड सेंस स्टेशनरी कहेंगे। 2 रैंडम प्रोसेसेस को हम जॉइंटली वाइड सेंस स्टेशनरी कहते हैं
जब xt और yt, दो रैंडम प्रोसेसेस xt और yt, जब xt और yt अलग अलग वाइट्स एंड स्टेशनरी हों, जब एक xt और yt अलग अलग वाइट्स एंड स्टेशनरी, तो xt और yt को जॉइंटली वाइट्स एंड स्टेशनरी होने के लिए अलग अलग वाइट्स एंड स्टेशनरी होना पड़ेगा। मतलब वैल्यू ऑफ xt इक्वल्स म्यू x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yt इक्वल्स म्यू y, x t1 x conjugate t2 equals ये ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वाइट्स एंड स्टेशनैरिटी के लिए एक, और दूसरी कंडीशन जो वाइट्स एंड स्टेशनैरिटी के लिए है वो ये है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी वाई कॉन्जुगेट एक्स वाई टाउ। मतलब कि ये केवल लैग टाउ केवल लैग टाउ का ही फंक्शन है। अब यहां पर आर एक्स वाई टाउ इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी वाई कॉन्जुगेट टाउ इक्वल्स x conjugate t y tau whole conjugate equals r yx minus tau conjugate, r yx minus tau conjugate। तो r x y tau r yx, जब x और y जॉइंटली वाइट्स एंड स्टेशनरी होंगे तब ये प्रॉपर्टी होगी। तो ये रैंडम प्रोसेसेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जिनकी बात हमने की। पहली थी स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनैरिटी, दूसरी स्ट्रिक्ट सेंस साइक्लोनैरिटी, तीसरी वाइड सेंस स्टेशनैरिटी, चौथी वाइड सेंस स्टेशनैरिटी, चौथी वाइड सेंस साइक्लोस्टेशनैरिटी। यहाँ पर हमने देखा कि वाइट्स एंड स्टेशनैरिटी में वाइट्स एंड स्टेशनरी रैंडम प्रोसेसेस के ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमने देखी एर्गोडिसिटी और हमने देखे जॉइंट वाइड सेंस स्टेशनैरिटी और हमने देखी जॉइंट वाइड सेंस स्टेशनैरिटी। अब हम ये देख सकते हैं कि रैंडम प्रोसेस भी एक तरह का सिग्नल, या हमने एक रैंडम प्रोसेस को सिग्नल्स के एक एंसेंबल की तरह देखा है, जहाँ पर
हर एक तरह का सिग्नल है जहां सैंपल स्पेस के हर आउटकम के लिए एक अलग सिग्नल आएगा। पर असल में जैसे पांसे पर आपकी एक ही वैल्यू आती है, सिक्का उछालने पर या हेड या टेल ही आता है, वैसे ही असल में जब आप रैंडम प्रोसेस की बात करेंगे तो आपको एक सिग्नल ही, पर असल में आपको एक सिग्नल ही दिखेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि रैंडम प्रोसेसेस भी एक तरह के सिग्नल्स ही हैं। तो प्रोसेसेस भी एक तरह के सिग्नल्स ही हैं। तो जैसे हम सिग्नल्स को देख सकते हैं वैसे ही रैंडम प्रोसेसेस को देख सकते हैं। तो सिग्नल्स के बारे में हमने दो बातें की थी। हमने दो बातें देखी थी। हमने दो बातें देखी थी, एक सिग्नल्स और एलटीआई सिस्टम का इंटरैक्शन, और दूसरा सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तीसरी चीज़ जो हमने देखी है, मतलब सिग्नल सिस्टम्स के कोर्स में हमने सैम्पलिंग की बात भी की है। हम इस कोर्स में आगे चलकर सैम्पलिंग की बात करेंगे, अभी सैम्पलिंग की बात नहीं करेंगे। तो तीसरी चीज़ है सैम्पलिंग, जिसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। तो सैम्पलिंग मैं काट देता हूँ। सिग्नल्स और एलटीआई सिस्टम्स का इंटरैक्शन और सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि रैंडम प्रोसेस किस तरह सिग्नल्स होते हैं और उनका एलटीआई सिस्टम से इंटरैक्ट करने पर क्या रिस्पॉन्स होता है, और इन रैंडम प्रोसेस का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है। ये दोनों बातें हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।